dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, second semester Civil Mechanical branch. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic Nagpur. हमने स्टार्ट किया है यूनिट जिसका नाम है फ्यूल एंड कंबशन। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड टाइप के फ्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिक्विड फ्यूल, जिसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे पेट्रोलियम ऑयल। कोर्स आउटकम: यूज रिलेवेंट फ्यूल इन रिलेवेंट एप्लीकेशन। लर्निंग आउटकम: आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या सीखने और समझने वाले हैं? स्टूडेंट्स विल बी एबल to understand the properties, types and applications of liquid fuel. पेट्रोलियम ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल के प्रॉपर्टीज़, टाइप्स, उसको कैसे सेपरेट आउट किया जाता है, वो पूरी प्रोसेस, उसके बारे में आज आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड फ्यूल के बारे में पढ़ा। सॉलिड फ्यूल में हमने कोल का एग्जाम्पल पढ़ा, जिसमें हमने कोलिफिकेशन प्रोसेस मतलब कौन से नेचुरल प्रोसेस से कोल बनता है वो पढ़ा। टाइप्स ऑफ कोल में हमने 4 तरह के कोल पढ़े: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। देन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस के बारे में हमने जानकारी ली। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है लिक्विड फ्यूल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम ऑयल। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक लिक्विड फ्यूल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम ऑयल के बारे में। आप सभी लोगों ने पेट्रोलियम ऑयल ऐसा सुना होगा, ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेट्रोलियम ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? ये फिगर में आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम ऑयल जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, और ये दूसरी जो फिगर है इसमें माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, मतलब ये पेट्रोलियम किस तरह से ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका एक साइट जो है वो इस दूसरे फिगर में बताया गया है। तो ये पेट्रोलियम क्या होता है? इट इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग विस्कस ऑयल composed of various hydrocarbons and found in the interior of earth। ये जो पेट्रोलियम ऑयल होता है ये भी हमें अर्थ क्रस्ट से मतलब ज़मीन के अंदर से मिलता है। एंड दिस पेट्रोलियम ऑयल इज़ नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन। उसमें सिर्फ कोई एक चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि उसमें पेट्रोलियम ऑयल में से पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, केरोसिन भी निकलता है, नाफ्ता निकलता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो निकलते हैं। लेकिन जब हम पेट्रोलियम ऑयल की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें एक ही जगह पे होती है। हमें इन सारे फ्रैक्शंस को कोई स्पेसिफिक प्रोसेस से सेपरेट आउट जो है वो करना पड़ता है। तो सच टाइप ऑफ ऑयल इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम ऑयल, इसे कहा जाता है पेट्रोलियम ऑयल। तो ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, अभी हमने बात की कि जैसे कि कोल हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है, वैसे भी पेट्रोलियम ऑयल भी हमें ज़मीन के अंदर से ही मिलता है। तो ये पेट्रोलियम ऑयल भी किसी न किसी केमिकल प्रोसेस से ज़मीन के अंदर अपने आप बना हुआ है जो हमें मिलता है। तो ये कैसे बना, उसका ओरिजिन क्या है वो समझते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर एगो, बहुत सालों के पहले, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड मराइन एनिमल्स अकर्ड। बहुत सारे कारणों की वजह से डिफरेंट कारण हो सकते हैं वो, जैसे उल्कापात हुआ हो, या कोई मेट्रॉइड हमारे अर्थ से टकराया हो, या कोई भूकंप आया हो, ज्वालामुखी का उद्रेक हुआ हो, जिसकी वजह से बहुत सारे जंगल जो है वो एक साथ ज़मीन के अंदर बरीड हो गए, मतलब गाड़ दिए गए। और जो भी एनिमल्स थे, स्पेशली द मराइन एनिमल्स मतलब जो समंदर में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे फिश है और भी बहुत सारे समुद्री जीव हैं, वो भी उस आघात की वजह से डेड हो गए, और वो ज़मीन के अंदर या पानी के अंदर वैसे ही डिकम्पोज होने लगे, या पानी के अंदर जो ज़मीन होती है उसके अंदर वो जो है वो गाड़ दिए गए, उनका डिकम्पोजिशन हुआ। ओवर अ लॉन्ग टाइम द मटेरियल गॉट बरीड डीपली।
The intense pressure, temperature and absence of air converted these material to the petroleum. अब ज़मीन के अंदर ये गाड़ दिए गए तो ज़मीन का प्रेशर, उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की कंडीशन जो है वो निर्माण हो गई होंगी, और ज़मीन के अंदर इतने अंदर गाड़ दिए जाने की वजह से वहाँ पे एयर भी नहीं पहुँच रही है, तो एनारोबिक कंडीशन भी वहाँ पे डेवलप हो गई, जिसकी वजह से ये सारा मटेरियल जो है उसका कार्बन कंटेंट, हाइड्रोकार्बन कंटेंट जो है वो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और वो जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पेट्रोलियम ऑयल में उसका कन्वर्शन जो है वो हो गया। देन अब ये जो कुछ भी पेट्रोलियम है जो ज़मीन के अंदर इस तरह से बना हुआ है, ज़मीन के अंदर प्रेजेंट है, वो जो कुछ भी है उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये पहली वाली डायग्राम में बताना रह गया ये आपको कि इस तरह से ये एनिमेशन में बताया गया है कि बहुत सालों के पहले ये जो जंगल है वो ज़मीन के अंदर गाड़ दिए गए, है ना, इसमें देख सकते हैं आप। और मराइन एनिमल मतलब पानी में रहने वाले जीव जो है वो डेड हो गए, वो भी ज़मीन के अंदर गाड़ दिए गए, उसके ऊपर जो है वो बैक्टीरिया की और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हुई और उसका कन्वर्शन किस में हो गया, पेट्रोलियम ऑयल में। अब ये ज़मीन के अंदर है और समंदर के अंदर है ना, तो इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे। पेट्रोलियम इज़ फाउंड डीप बिलो दी अर्थ। ऐसे थोड़ी सी ज़मीन खोदी या एक खदान बना दी और पेट्रोलियम मिल गया, इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत ही अंदर की लेयर में होती है। मतलब ज़मीन जो है हमारी पृथ्वी का जो पृष्ठभाग है, जो सरफेस है वो जो है वो अलग अलग पत्थरों की लेयर से बना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा डीप जो है ये पेट्रोलियम ऑयल की लेयर जो होती है वो फाउंड होती है। वेल आर ड्रिल्ड थ्रू द लेयर ऑफ रॉक रीचिंग एन ऑयल बियरिंग स्ट्रेटा। अब ये जो पेट्रोलियम है ये हर जगह पे भी नहीं मिलता है ना, कि किसी भी जगह पे खोदेंगे तो पेट्रोलियम ऑयल मिल जाएगा, नहीं। जहाँ पे पहले किसी ज़माने में समंदर होगा या बहुत सारा जंगल होगा और वो जंगल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया और वहाँ पे ये प्रोसेस हुई, वहीं पे सिर्फ ये पेट्रोलियम ऑयल मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि ईरान, इराक, वहाँ पे जो है वो पेट्रोलियम ऑयल के कुएँ होते हैं, है ना, वेल होती है, जिसमें से उन लोग जो है वो बहुत सारा पेट्रोलियम ऑयल निकालते हैं और पूरी दुनिया को भी सप्लाई करते हैं। इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्यूल में सबसे ज़्यादा कीमत जो है वो पेट्रोलियम ऑयल की ही होती है ना। तो सभी लोग उनसे परचेस करते हैं, ईरान, इराक, इन देशों में, क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है मतलब पहले कई सालों के पहले, मिलियंस ऑफ ईयर एगो में भी वहाँ पे ओशन होगा, समंदर होगा, और समंदर के अंदर ये पूरी प्रोसेस हुई होंगी और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल जो है वो बना होगा। तो ये कैसे निकाला जाता है, तो कुएँ खोदे जाते हैं, बहुत ऐसे डीप 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 जो है वो कुआं खोदा जाता है, उसके अंदर जो है वो ड्रिल किया जाता है, ड्रिल मशीन जो है वो डाली जाती है, जब तक कि हम उस पेट्रोलियम की लेयर तक ना पहुंच पाए। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे एक ड्रिल किया गया, इतने अंदर एक कुआं खोदा गया, जब तक कि वो ऑयल बेयरिंग स्ट्रेटा, मतलब जहाँ पे एक्चुअल में वो पेट्रोलियम ऑयल की लेयर है वहाँ तक वो पाइप नहीं पहुँच जाता, और फिर उसके बाद उसको जो है वो पंप आउट किया जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पम्प्स वहाँ पे लगाए जाते हैं और वो जो कुछ भी पेट्रोलियम ऑयल है वो वहाँ से बाहर खींच लिया जाता है ना। देन अब पेट्रोलियम ऑयल बाहर आ गया, लेकिन जैसे कि मैंने पेट्रोलियम ऑयल की डेफिनेशन बताते समय ही आपको बताया था कि इट इज़ नॉट अ सिंगल कंपोनेंट, इट इज़ हैविंग द डिफरेंट कंपोनेंट, इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। तो अब हमारा काम ये रहेगा कि ये जो कुछ भी पेट्रोलियम ऑयल है उसमें ये जो डिफरेंट फ्रैक्शन मिक्स कंडीशन में है उनको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, उनको अलग अलग करना है। तो इस प्रोसेस को रिफाइनिंग प्रोसेस कहा जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाता है। पेट्रोलियम का हमें डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, रिफाइनिंग करना पड़ेगा और ये सारे फ्रैक्शंस को हमको उसमें से सेपरेट आउट करना पड़ेगा। पेट्रोलियम ऑब्टेन फ्रॉम द माइनिंग इज़ अ क्रूड ऑयल, वो क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है, एंड कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, उसको डायरेक्टली हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से हम उसको निकालते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। तो अब हम समझेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जिससे हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग जो है वो कर सकते हैं,
सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम देखिए, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो इस तरह के असेंबली में किया जाता है ना। एक कॉलम होता है बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये ब्लू कलर के लाइन से बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर जोन होता है, और यहाँ से इधर में एक छोटा सा कंटेनर दिया हुआ है जहाँ से हम हमारा पेट्रोलियम ऑयल जो है वो अंदर पास करने वाले हैं। अब हम ये फिगर का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि ये प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल किस तरह से होता है। जो भी पेट्रोलियम ऑयल हमें कुएं में से मिला है, ज़मीन के अंदर से हमने पंप आउट किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, उसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं हम? 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको हीट करते हैं। अब 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है उस पर अगर हम पेट्रोलियम ऑयल को हीट करते हैं तो वो वेपोराइज हो जाता है, मतलब लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, उसकी भाप बन जाती है। और ये जो भाप है, इस भाप को हम इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चेम्बर में से क्या करने वाले हैं, ये टॉवर में से हम ये भाप को पास करने वाले हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई भाप बनती है ना, तो वो भाप जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाती। भाप की वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो जिस भी चीज़ का वज़न हल्का होता है उसकी टेंडेंसी हमेशा ऊपर जाने की होती है। तो जैसे ही ये वेपर्स इस कॉलम के अंदर एंटर करते हैं, वो वेपर ऊपर की तरह ट्रैवल करने लगते हैं। ये आप एरो से देख सकते हैं कि ये वेपर्स जो है वो ये छोटे वाले चेम्बर से निकले जिसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वो ऊपर की तरह ट्रैवल करने लगे। अब जैसे जैसे वो ऊपर ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है ना। क्योंकि हीटिंग तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चेम्बर में आने के बाद उसको बहुत सारी स्पेस मिली कूल होने के लिए। तो जब वो वेपर्स ऊपर जा रही हुई होती है तो वो धीरे धीरे ठंडी भी हो रही है, कूल भी हो रही है। तो सबसे पहले जब वो कौन से टेम्परेचर पे रीच आउट होती है, 340 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैं रेंज बता रही हूँ, ये थोड़ा वैरी भी हो सकता है। तो 340 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो कुछ भी है उसमें जो रेसिड्यू मटेरियल है, जिसे हेवी ऑयल, ये फिगर में जिसको हेवी ऑयल कहा गया है, वो हेवी ऑयल जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। अब ये जो कुछ भी ऑयल है ये सबसे नीचे में यहाँ से हम जमा कर सकते हैं। ये कौन से टेम्परेचर पे सेपरेट हुआ? 340 डिग्री सेंटीग्रेड, 340 डिग्री सेंटीग्रेड। देन फिर से वो वेपर ऊपर ऊपर जा रही है। अब उसका टेम्परेचर 260 की रेंज में आ गया। कौन से रेंज में? 260 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पे सबसे पहले उसमें से क्या सेपरेट होगा? डीजल। क्या सेपरेट होगा? डीजल जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीजल बाहर निकल गया, तो उसको हम इस कंटेनर से निकाल लेंगे। देन फिर से वो वेपर ऊपर जा रही है। अब टेम्परेचर उसका बन गया 180। टेम्परेचर कौन सी रेंज में आ गया? 180। ध्यान से समझेंगे, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कौन सेपरेट हो जाएगा? केरोसिन। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सेपरेट हो जाएगा? केरोसिन। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, है ना। अभी तो ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ नहीं करते, लेकिन पहले पुराने ज़माने में केरोसिन जो है वो दिया जलाने के लिए और भी स्टोव जलाने के लिए यूज़ होता था। और अभी ये केरोसिन जो है इट इज़ यूज एज अ जेट फ्यूल। जेट जो होते हैं, रॉकेट वगैरह जो होते हैं, उसमें एज अ फ्यूल केरोसिन यूज़ किया जाता है। तो दिस केरोसिन सेपरेट्स एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। देन फिर से वो वेपर्स ऊपर जा रही है। अब टेम्परेचर हो जाता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाफ्था नाम का केमिकल जो है वो सेपरेट होता है। यहाँ पे ये फिगर में आपको नाफ्था नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेपरेट होता है। देन फिर से वो वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। तो उसका टेम्परेचर जब 40 डिग्री के करीब आ जाता है, तो 40 डिग्री पे उसमें से सेपरेट होता है पेट्रोल। 40 डिग्री पे उसमें से क्या सेपरेट होता है? पेट्रोल। फिर वो और कूल होते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक वगैरह पहुँचते हैं, तो उसमें से क्या सेपरेट होता है? पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर, इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, है ना, दाग वगैरह हटाने के लिए। तो वो ईथर यहाँ पे सेपरेट हो जाता है। और सबसे आखिरी में जो है वो गैसेस जो है, जो सेपरेट आउट नहीं हुई, जो वेपर सेपरेट आउट नहीं हुई, लिक्विड नहीं बनी, तो वो वेपर्स को कहा जाता है अनकंडेंस्ड गैसेस। उन वेपर्स को क्या कहा जाता है? अनकंडेंस्ड गैसेस। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिफाइनरी गैसेस,
क्योंकि ये रिफाइनिंग प्रोसेस से निकल रही है ना, तो उसे कहा जाता है रिफाइनिंग गैसेस, जिससे मेनली बनता है एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो गैस सिलेंडर हमारे घर में हम यूज़ करते हैं ना, सिलेंडर में रेड कलर के सिलेंडर में जो गैस हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ एलपीजी एंड इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल। तो ये पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड एज रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम ऑयल। ये इसका कंसेप्ट बहुत ही सादा सिंपल सा है। 400 डिग्री पे वो पेट्रोलियम ऑयल को हीट करो और उसको एक कॉलम में से उसके वेपर्स को पास होने दो। जैसे जैसे एक एक टेम्परेचर उसका कम कम होते जाएगा, एक एक रेंज आती जाएगी, लिक्विड बन बन के वो फ्रैक्शंस जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। जैसे 340 डिग्री पे रेसिड्यू सेपरेट हो गया सबसे नीचे, जिसको हेवी ऑयल बोला गया। 260 डिग्री पे डीजल लिक्विड बन के निकल जाएगा। 180 डिग्री पे केरोसिन लिक्विड बन के निकल जाएगा। 110 डिग्री पे नाफ्ता निकल जाएगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पेट्रोल जो है वो लिक्विड बन के निकल जाएगा। और उसके बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में पेट्रोलियम ईथर जो है वो लिक्विड बन के निकल जाएगा। और जो लिक्विड बनेगा ही नहीं, जो वेपर स्टेट में ही रहेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, अनकंडेंस्ड गैस, और जिसी को हम बोलते हैं रिफाइनरी गैस, उसको फिर हम वहाँ से सबसे ऊपर से कलेक्ट कर लेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देन इसके प्रोडक्ट्स भी देख लेते हैं। हम ऊपर से नीचे आएंगे कि सबसे आखिरी में हमें क्या मिला, अनकंडेंस्ड गैस ऑब्टेन फ्रॉम द टॉप यूज्ड एज एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम कुकिंग गैस के लिए यूज़ करते हैं सिलेंडर में जो हमारे घर में आता है। और इंडस्ट्रियल फ्यूल, इंडस्ट्रीज़ में जो हीटिंग ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए जनरली एलपीजी ही यूज़ किया जाता है। देन पेट्रोलियम ईथर, इट इज़ यूज एज सॉल्वेंट एंड लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। दाग धब्बे जब कभी कपड़ों के ऊपर आ जाते हैं तो हम लॉन्ड्री वालों को देते हैं उसको साफ़ करने के लिए, तो वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट पेट्रोलियम ईथर जो है उसका इस्तेमाल होता है। देन पेट्रोल, पेट्रोल का यूज़ तो सभी को पता है। पेट्रोल जो है उसको यूज़ किया जाता है एज अ ऑटोमोबाइल फ्यूल। जो जितने व्हीकल्स चलते हैं उसमें एज अ फ्यूल पेट्रोल यूज़ किया जाता है। देन नाफ्ता, दिस नाफ्ता इज़ अगेन यूज एज अ लॉन्ड्री सॉल्वेंट, और अलग अलग इंडस्ट्री में भी इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। केरोसिन, इट इज़ यूज्ड इन स्टोव्स एंड जेट फ्यूल। स्टोव में, जेट फ्यूल में वगैरह इसको यूज़ किया जाता है। और कोई मतलब गांव में जहाँ पे अभी भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे दिया बत्ती करने के लिए, स्ट्रीट लैम्प वगैरह जलाने के लिए केरोसिन यूज़ होता है। डीजल भी एक इंजन का फ्यूल है। कोई गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती है, कोई गाड़ियाँ डीजल पे चलती है। आप लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता है ये चीज़ें, है ना। देन हेवी ऑयल, ये जो हेवी ऑयल जो नहीं क्या सबसे नीचे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हेवी ऑयल देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में जो मिला, दैट हेवी ऑयल इज़ यूज एज लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीस। उससे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीस जो है वो बनाया जाता है। ग्रीस सबको पता है ना, मशीन स्मूथली काम करने के लिए उसमें ग्रीसिंग किया जाता है। और लुब्रिकेंट ऑयल जो है वो डाला जाता है, मशीनों में भी डाला जाता है। यहाँ तक कि हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो फ्यूल के साथ उसमें ऑयल भी डालते हैं, ताकि हमारे इंजन के पार्ट, हमारे इंजन के मतलब व्हीकल के इंजन के पार्ट अच्छे से चले, है ना। और वो जो कुछ भी हेवी ऑयल है वो ऑयल हमने निकाल लिया छान के, तो उसके बाद आखिरी में एक बहुत ही चिपचिपा काला काला कुछ तो भी सॉलिड मटेरियल वहाँ पे बचता है, विच इज़ कॉल्ड एज एस्फाल्ट, जिसे क्या कहते हैं, एस्फाल्ट। और उसको हम जनरल हमारी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं डांबर, है ना। डांबर सबको पता होगा, डांबर के रोड बनते हैं, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड एज आसफाल्ट, एंड दैट आसफाल्ट इज़ यूज इन पेंट एंड रोड मेकिंग। पेंट बनाने के लिए, रोड मेकिंग के लिए हम वो एस्फाल्ट को यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल। देन उसके बाद हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो पेट्रोलियम ऑयल और फ्यूल के बारे में, लिक्विड फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। 4 कंसेप्ट है ये। एक क्रैकिंग नाम है, एक है नॉकिंग, एक ऑक्टेन नंबर और एक सीटेन नंबर। इन 4 पॉइंट से हम किसी भी मतलब जो लिक्विड फ्यूल है उसकी क्वालिटी हम बता सकते हैं, उसकी क्वालिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं।
तो सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्रैकिंग। व्हाट इज मीन बाय दिस क्रैकिंग? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हेवी हाइड्रोकार्बन इज ब्रोकन इनटू लाइटर मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग। पेट्रोलियम ऑयल का ये क्रैकिंग प्रोसेस होता है। पेट्रोलियम ऑयल में हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फिर हम उसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं और हीट करने के बाद ये सारे फ्रैक्शंस जो है वो एक दूसरे के से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो पहले जो एक बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन था वो अब ब्रेक हो गया और छोटे छोटे उसके हाइड्रोकार्बन बने, जैसे पेट्रोल अलग हो गया, डीजल अलग हो गया, केरोसिन अलग हो गया, ईथर अलग हो गया। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल था पेट्रोलियम ऑयल में वो अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड हो गया, क्रैक हो गया। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज cracking. For example, petroleum heavy hydrocarbon is heated to give lighter molecules such as kerosene, diesel, etc. सेकेंड जो पैरामीटर है, सेकेंड वो है नॉकिंग। सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज नॉकिंग। व्हेन पेट्रोल इज बर्न्ड इन ऑटोमोबाइल, ये नॉकिंग जो है यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। दिस नॉकिंग इज स्पेशली रिलेटेड टू द पेट्रोल इंजन। पेट्रोल के ऊपर जो गाड़ियाँ काम करती है, पेट्रोल इंजन जो होते हैं और पेट्रोल से रिलेटेड है ये कौन सा पॉइंट, नॉकिंग। और ये आप लोगों ने ज़रूर कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया है, देखा हुआ है, तो ध्यान से समझेंगे, रिलेट करेंगे, याद करेंगे। When petrol is burned in the automobile, sometimes the fuel does not burn smoothly. गाड़ी का जो इंजन होता है उसमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है कि कहीं से तो भी फ्यूल आता है, कहीं से तो भी उसको एयर मिलती है, फिर कुछ तो भी स्पार्क जलता है और उस एयर के कांटेक्ट में वो फ्यूल जलने लगता है और हमारी गाड़ी स्मूथली स्टार्ट होके स्मूथली चलने लगती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एयर अच्छे से ना मिलने की वजह से या फ्यूल अच्छे से ना पहुंचने की वजह से कभी कभी स्मूथली फ्यूल का बर्निंग नहीं होता। अब स्मूथली अगर फ्यूल का बर्निंग नहीं होता तो हम मतलब गाड़ी चल रही है लेकिन फ्यूल का बर्निंग जो है वो स्मूथली नहीं हो रहा है, तो फ्यूल का कुछ कुछ पार्ट जो है वो एकदम बर्न होते समय एक्सप्लोजिव साउंड करता है, एक्सप्लोजिव साउंड करता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉकिंग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नॉकिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की गाड़ी स्मूथली चलती है क्योंकि उसमें जो कुछ भी ईंधन है वो स्मूथली जल रहा है, उसको एयर बरोबर मिल रही है, स्पार्क बरोबर मिल रहा है, और तो इसलिए वो गाड़ी जो है वो स्मूथली चल रही है, कोई भी आवाज़ वगैरह उसमें से नहीं आ रही है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं तो उनके गाड़ी की बहुत सारी, समझ रहे आप लोग, बहुत सारी उसमें से आवाज़ आती है ना। तो वो जो कुछ भी आवाज़ वहाँ पे आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि उसमें का जो फ्यूल है वो रुक रुक के जल रहा है ना, वो कंटिन्यूसली बर्न नहीं हो रहा है, वो रुक रुक के जल रहा है। वो फ्यूल जो कुछ भी है उसको जो एयर सप्लाई होना चाहिए, जो स्पार्क उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से वो एक्सप्लोजिव साउंड के साथ जलने लगता है और उसमें से एकदम से एक्सप्लोजिव, कभी कभी चलती हुई गाड़ी में से भी एकदम फटाका फूटने की जैसे आवाज़ आती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉकिंग। अब हमारी गाड़ी अगर अच्छे से स्मूथली चलेगी तो हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन बीच बीच में अगर हमारी गाड़ी ऐसी आवाज़ करेगी, ऐसे फटाके फूटे के समान आवाज़ करेगी, तो इट इज़ वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। तो ये होने देना है कि इसकी रोकथाम करना पड़ेगा, बिल्कुल इसकी रोकथाम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होने देना पड़ेगा क्योंकि उससे साउंड पोल्यूशन भी होगा, कोई दचक भी सकता है ऐसी आवाज़ से, है ना। तो इसलिए उसमें हम डालेंगे एंटी नॉकिंग एजेंट। जब हम हमारे गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमारे गाड़ी में आता है तो हमें हमारे ईंधन के साथ, हमारे पेट्रोल के साथ उसमें हमें डालना पड़ता है एंटी नॉकिंग एजेंट। एंड देयर इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट विच इज़ टेल, TEL, और उसका लॉन्ग फॉर्म है टेट्रा इथिल लेड। इसके ऊपर MCQ टाइप का क्वेश्चन आता है कि एंटी नॉकिंग एजेंट का नाम बताओ, तो एंटी नॉकिंग एजेंट का नाम है टेल। टेल मतलब TEL, जिसका लॉन्ग फॉर्म है टेट्रा इथिल लेड। तो अगर ये टेट्रा इथिल लेड मतलब टेल हम हमारे फ्यूल में डालते हैं तो उसकी वजह से नॉकिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, नॉकिंग का प्रोसेस नहीं होता है। देन नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर, देन व्हाट इज़ दिस ऑक्टेन नंबर, वो हम ज़रा से समझ लेते हैं कि ऑक्टेन नंबर क्या है। इसके बाद हम और एक नंबर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है C10 नंबर। तो ये हम पहले पढ़ेंगे ऑक्टेन नंबर। इट डिटरमाइंस द नॉकिंग एबिलिटी ऑफ पेट्रोल।
कौन सा पेट्रोल नॉकिंग करेगा मतलब अच्छे से नहीं जलेगा, और कौन सा पेट्रोल अच्छा रहेगा मतलब नॉकिंग नहीं करेगा, वो हम ऑक्टेन नंबर से पता कर सकते हैं। हायर ऑक्टेन नंबर फ्यूल प्रोड्यूसेस लेस नॉकिंग। तो जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, ध्यान से समझेंगे, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है वो फ्यूल की नॉकिंग नहीं होती, वो अच्छा फ्यूल होता है, अच्छा पेट्रोल होता है। तो अगली बार से जब आप पेट्रोल भरने जाएंगे तो आपको कौन सा वाला पेट्रोल भरना है, जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है या जिसका ऑक्टेन नंबर कम है। तो आपका आंसर होना चाहिए जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, ऐसा पेट्रोल हम भरेंगे, क्योंकि उसकी वजह से नॉकिंग जो है उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दैट नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्टेन नंबर। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर उतनी नॉकिंग कम होगी, गाड़ी में से उतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी, फ्यूल उतना अच्छे से स्मूथली जलेगा। देन नेक्स्ट इज C10 नंबर। देखो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देयर शुड बी नो चांस फॉर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन ऑक्टेन नंबर एंड C10 नंबर। ऑक्टेन नंबर इज प्योरली रिलेटेड टू दी नॉकिंग प्रॉपर्टी। ज़्यादा ऑक्टेन नंबर तो कम नॉकिंग होती है। और ये जो कुछ भी C10 नंबर होता है, दिस C10 नंबर जो है इट इज़ रिलेटेड टू द डीजल इंजन। ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू द पेट्रोल एंड पेट्रोल इंजन, एंड दिस C10 नंबर इज रिलेटेड टू डीजल इंजन। आई होप कि आप लोगों को ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर का रिलेशन समझ में आया है। तो ऑक्टेन नंबर जो है वो डीजल इंजन से रिलेटेड है। डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल फ्यूल शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, दैट इज़ इट शुड बर्न क्विकली ऑन एप्लीकेशन। डीजल जो है उसने बहुत जल्दी मतलब स्पार्क जैसे ही उसको मिलता है, गाड़ी में जो इंजन में अरेंजमेंट होती है ना स्पार्क की, तो जैसे ही उसको स्पार्क मिलता है उसने जल्दी से जलना चाहिए, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है, जलना स्टार्ट होने वाला जो टेम्परेचर है वो कम से कम होना चाहिए। अब ये C10 नंबर क्या कहता है, हायर C10 नंबर इंडिकेट्स द फ्यूल विल बर्न क्विकली। जितना ज़्यादा C10 नंबर रहेगा उतना क्विकली वो डीजल जो है वो बर्न होगा। तो यहाँ पे भी सेम रिलेशन है कि किसी भी डीजल फ्यूल की कौन सी वैल्यू चेक करना है हमें, C10 नंबर। जितना उसका ज़्यादा C10 नंबर रहेगा उतना वो अच्छा डीजल रहेगा, क्योंकि वो आसानी से क्विकली इग्नाइट होगा, क्विकली वो जलेगा और क्विकली हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट होगी। तो ये हमने 4 पॉइंट जो है ये पेट्रोलियम ऑयल और लिक्विड फ्यूल के बारे में पढ़े हैं। पहला क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब लार्ज हाइड्रोकार्बन इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन। जैसे पेट्रोलियम ऑयल जब हम बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होता है, लेकिन जब हम उसका डिस्टिलेशन करते हैं तो पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन अलग, तो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रैकिंग। देन सेकेंड हमने पढ़ा नॉकिंग। तो नॉकिंग मतलब क्या होता है, नॉकिंग पेट्रोल इंजन में होता है, पेट्रोल से रिलेटेड होता है कि कभी कभी ईंधन जो है फ्यूल जो है वो स्मूथली ना जलने की वजह से गाड़ी में से एकदम एक्सप्लोजिव साउंड आने लगता है, फटने जैसा आवाज़ आता है, फटाका फूटने जैसा आवाज़ आता है, तो उसको कहा जाता है नॉकिंग। नॉकिंग को रोकने के लिए हमें एंटी नॉकिंग एजेंट डालना पड़ता है, जिसका एग्जांपल है टेल मतलब टेट्रा इथिल लेड। देन हमने पढ़ा ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू द पेट्रोल एंड नॉकिंग। तो किसी भी पेट्रोल की जो ऑक्टेन नंबर की वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा रहेगी उतना वो पेट्रोल अच्छा रहेगा और नॉकिंग नहीं होगा। और फिर हमने पढ़ा C10 नंबर। तो दिस C10 नंबर इज रिलेटेड टू द डीजल इंजन। C10 नंबर जो होता है ये डीजल इंजन से रिलेटेड होता है, और C10 नंबर जो है वो डीजल इंजन से रिलेटेड होता है। और C10 नंबर की भी जितनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी उतना वो डीजल अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका इग्निशन जो है वो उतना क्विकली होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं समरी कि आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो आज के वीडियो में हमने सीखा है ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम,
कि अर्थ क्रस्ट के अंदर कैसे प्लांट्स और मराइन एनिमल्स डंप होके और फिर उसके ऊपर बहुत सारी प्रेशर, टेम्परेचर और एनारोबिक कंडीशन की रिएक्शन होके उससे पेट्रोलियम ऑयल बना। देन रिफाइनिंग बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस देखी जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पे हम अलग अलग कंपोनेंट जो है पेट्रोलियम ऑयल में से, जैसे रेसिड्यू, हेवी ऑयल, एस्फाल्ट, डीजल, केरोसिन, नाफ्ता, पेट्रोल और सबसे ऊपर से रिफाइनरी गैस जिससे हम एलपीजी बनाते हैं, वो सेपरेट आउट होता है। देन डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम विथ देयर एप्लीकेशन, हमने पढ़ा कि रिफाइनरी गैस में से एलपीजी जो है वो डोमेस्टिक फ्यूल करके यूज़ करते हैं, पेट्रोल और डीजल जो है वो ऑटोमोबाइल्स के ईंधन के स्वरूप में यूज़ करते हैं। देन ईथर और नाफ्ता जो है वो सॉल्वेंट करके यूज़ करते हैं। केरोसिन जो है वो जेट इंजन में यूज़ होता है, स्टोव्स में यूज़ होता है। और हेवी ऑयल जो है उससे हम लुब्रिकेंट ऑयल बना सकते हैं, ग्रीस बना सकते हैं। और जो रेसिड्यू होता है मतलब एस्फाल्ट, डांबर जिसको बोलते हैं, उससे हम रोड बना सकते हैं, पेंट में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़े सिग्निफिकेंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 4 पॉइंट्स हमने उसमें पढ़े। पहला था क्रैकिंग, उसके बाद नॉकिंग, देन ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर। देन प्रोग्राम आउटकम, तो आज आपको लिक्विड फ्यूल पेट्रोलियम ऑयल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है, बेसिक नॉलेज मिला है और डेफिनेटली ये जानकारी आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आगे जाके काम में आने वाली है। और वैसे भी आपको ये मतलब डे टू डे लाइफ में भी आपको ये लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। आज का हमारा असाइनमेंट हमारे जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। आपको पेट्रोलियम के ओरिजिन के बारे में लिखना है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में कैसे फ्रैक्शन सेपरेट होते हैं वो लिखना है, डिफरेंट फ्रैक्शंस के एप्लीकेशंस लिखना है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ पेट्रोलियम में आपको क्रैकिंग, नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर के बारे में लिखना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा थर्ड टाइप ऑफ फ्यूल, दैट इज़ गैसियस फ्यूल, जिसमें हम एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस मतलब जो गोबर गैस भी हम जिसको बोलते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।